एक रुकी हुई तस्वीर को देखकर क्या कोई डांस करना सीख सकता है? मतलब थोड़ा अजीब सवाल है पर शायद नहीं है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। तस्वीर से मूवमेंट कैसे समझेंगे? एग्जैक्टली और एक प्रिंटेड या स्टैटिक किताब में एनिमेशन जैसा डायनामिक टॉपिक पढ़ना कुछ वैसा ही अजीब लगता है मुझे, क्योंकि यूआई डिजाइन में एनिमेशन एक ऐसी चीज है जो हिलती है, डुलती है और जिसमें जान होती है। तो उसको पन्नों पर कैसे समझा जा सकता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन आज के हमारे सोर्स मटेरियल ने इस मुश्किल काम को बहुत ही बखूबी किया है। बिल्कुल किया है, और इसीलिए इस डीप डाइव का आधार एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है डिजाइन यूजर इंटरफेस। हम आज इसके चैप्टर 20 यानी एनिमेशन पर चर्चा करेंगे। सही कहा आपने, और हमारा मकसद ये है कि उन नए डिजाइनर्स के लिए एनिमेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स को सरल बनाया जाए जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआती डिजाइनर्स को एनिमेशन सुन के थोड़ा डर लगता है। पर इस टेक्निकल विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं एक जरूरी जानकारी दे दूं। जो लोग इस सोर्स मटेरियल को खुद पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये किताब, जिसका नाम डिजाइन यूजर इंटरफेस है, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं। हाँ, उसका एक स्पेसिफिक लिंक भी है ना? बिल्कुल है। इसका लिंक है https://4academy.gumroad.com/uibook, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस बुक लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस किताब को आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और ऐसी ही करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो हुई रिसोर्सेज की बात। अब अगर हम सीधा टॉपिक पर आएं, तो एनिमेशन को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियादी परिभाषा को देखना होगा। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एनिमेशन का सबसे आसान अर्थ है समय के साथ स्टेट में बदलाव, यानी चेंज ऑफ स्टेट ओवर टाइम। वेट, स्टेट में बदलाव मतलब सॉफ्टवेयर की भाषा में एक स्टेट का क्या मतलब होता है? देखो, स्टेट का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति। जैसे अगर एक बटन छोटा है तो वो उसकी शुरुआती स्टेट है, उसका बड़ा हो जाना एक दूसरी स्टेट है। अब इन दोनों स्टेट्स के बीच का जो सफर है, जो कुछ मिलीसेकंड्स में पूरा होता है, बस वही एनिमेशन है। अच्छा, यानी सिर्फ बड़ा या छोटा होना? नहीं, सिर्फ वही नहीं। इस बदलाव में किसी ऑब्जेक्ट का स्केल बड़ा या छोटा होना, उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसका शेप बदल जाना या उसका रोटेशन भी शामिल हो सकता है। ओह, ओके। पर क्या इसमें वो 3D वाले कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशंस भी आते हैं? यहाँ सोर्स ने एक जरूरी बात क्लियर की है। जो कॉम्प्लेक्स 3D ट्रांजिशंस होते हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा कोडिंग लाइब्रेरीज और बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। पर यूआई एनिमेशन का फाउंडेशन इन्हीं सिंपल स्टेट चेंजेस पर टिका होता है। सही बात है। इन बदलाव और स्टेट चेंजेस को देखने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इंटरफेस में एलिमेंट्स क्या हैं और वो कैसे मूव करते हैं? इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उन्हें मूव करना क्यों चाहिए? बिल्कुल, किसी भी डिजिटल एलिमेंट को सिर्फ इसलिए मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर उसकी इजाजत देता है। ये एक नए डिजाइनर की सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, मैंने देखा है। लोग बस हर चीज में एनिमेशन डाल देते हैं। इस मटेरियल में एनिमेशन के 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, राइट? हाँ, 3 मुख्य उद्देश्य। पहला है नेविगेशन में मदद करना, दूसरा है इंफॉर्मेशन देना और तीसरा है डेकोरेशन। डेकोरेशन यानी इंटरफेस में थोड़ी खूबसूरती या डिलाइट का एलिमेंट जोड़ना। पर डेकोरेशन वाले पार्ट पर उस किताब में एक वार्निंग भी तो दी गई है ना? सही पकड़ा आपने। डेकोरेटिव एनिमेशन के बारे में एक क्लियर वार्निंग है कि इसका इस्तेमाल सबसे कम होना चाहिए। इसका सीधा कनेक्शन इंसानी दिमाग की प्रोसेसिंग पावर से जुड़ा है। वो कैसे? जब यूजर किसी ऐप या वेबसाइट पर आता है तो उसका ध्यान एक मुख्य टास्क पर होता है। अगर इंटरफेस में हर जगह रंग बिरंगे एलिमेंट्स घूम रहे हैं तो यूजर का दिमाग ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है। ओह, मतलब इसको हम एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझ सकते हैं। इंटरफेस में बहुत ज्यादा डेकोरेटिव एनिमेशन होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपसे बात करते वक्त अपने हाथों को बहुत ज्यादा हिला रहा हो। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है ये। शुरू के 10 सेकंड में लग सकता है कि सामने वाला इंसान कितना एनर्जेटिक है, लेकिन 2 मिनट बाद ही वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगने लगता है। आपका ध्यान उसकी मुख्य बात से हटकर उसके हाथों की मूवमेंट पर चला जाता है। सही कहा। यही वजह है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एनिमेट करने से इंटरफेस समझने में मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। नेविगेशन का मुख्य काम यूजर को रास्ता दिखाना है
और इन्फॉर्मेशन देने का काम कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। जैसे अगर कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस को स्क्रीन पर दर्शाना। तो यानी एनिमेशन का काम रास्ते की रुकावट बनना नहीं बल्कि रास्ते को साफ करना है। एग्जैक्टली। और इस रास्ते को साफ करने के लिए ही मूवमेंट के तरीके पर ध्यान देना होता है। जब ये तय हो जाए कि क्या मूव करना है, तब अगला मुद्दा आता है ट्रांजिशन और टाइमिंग का। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सफर आखिर कैसे तय होगा, जिसे सुनकर नए डिजाइनर्स अक्सर घबरा जाते हैं ना। उन्हें लगता है कि उन्हें हर एक फ्रेम खुद बनाना पड़ेगा, जैसे पुराने जमाने के कार्टून्स में होता था। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि डिजाइन टूल्स अब इस प्रोसेस को खुद सिमुलेट कर देते हैं। डिजाइनर को बस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बतानी होती है, टूल बीच के सारे फ्रेम्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। ये तो काफी टाइम बचाता होगा। लेकिन टाइमिंग को कंट्रोल करने के बारे में भी सोर्स में कुछ था ना? हाँ, डिलेस का इस्तेमाल टाइमिंग कंट्रोल करने का एक बहुत कारगर तरीका बताया गया है, ताकि स्क्रीन पर सब कुछ एक साथ ना आ गिरे। अरे हाँ, मान लीजिए एक नया पन्ना खुलता है और उसमें टेक्स्ट, इमेज और 3 बटन्स हैं। अगर पांचों चीजें एक ही वक्त पर स्क्रीन पे अपीयर होंगी तो यूजर का ध्यान भटक जाएगा ना? बिल्कुल भटकेगा। पर अगर इमेज पहले आए और मिली सेकेंड्स के डिले के बाद टेक्स्ट आए और फिर बटन्स आए, तो एक क्लियर हायरार्की बन जाती है। आंखें उसी क्रम को फॉलो करती हैं जिस क्रम में चीजें आती हैं। सही बात है। और इस टाइमिंग को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए ईजिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोर्स में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लीनियर एनिमेशन और ईजिंग कर्व्स की तुलना की गई है। लीनियर एनिमेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत सीधा है, एक कांस्टेंट स्पीड पर मूवमेंट। पर लीनियर मूवमेंट मशीन का स्वभाव है, इंसान का नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एनिमेशन में चलता है तो उसकी स्पीड पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक बिल्कुल एक जैसी रहती है, जो कि असली दुनिया में तो नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं होता। जब हम चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हैं और रुकने से पहले धीरे धीरे स्लो होते हैं। ये नेचुरल फिजिक्स को डिजिटल स्क्रीन पर उतारने का काम ईजिंग करता है। ईजिंग असल में एक मैथमेटिकल कर्व फंक्शन है। हाँ, ये मूवमेंट की शुरुआत में एक्सेलरेशन और अंत में डिसेलरेशन डालता है। इससे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में वजन और मोमेंटम का एहसास होता है। लेकिन एक सेकंड, सोर्स मटेरियल में एक जगह ये भी लिखा है कि सेफली खेलने के लिए लीनियर एनिमेशन का यूज किया जा सकता है। हाँ, लिखा तो है। तो एक नए डिजाइनर के नजरिए से देखा जाए तो लीनियर एनिमेशन बनाना और मैनेज करना सबसे आसान है। तो ऐसे में ईजिंग कर्व्स की मैथ्स और कॉम्प्लेक्सिटी में उलझने का रिस्क लेने की क्या जरूरत है? अगर लीनियर सेफ है तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों की जाए? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखो, सेफ होने का मतलब हमेशा बेहतर होना नहीं होता। लीनियर ट्रांजिशंस किसी टेक्निकल एरर या सिस्टम क्रैश का कारण नहीं बनेंगे, इसलिए वो सेफ हैं। पर यूजर एक्सपीरियंस के पैमाने पर वो बहुत सस्ते और रोबोटिक लगते हैं। अच्छा, यानी फील अच्छी नहीं आती उनसे। एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग लाखों सालों से ग्रेविटी और मोमेंटम के नियमों को देखता आया है। जब स्क्रीन पर कोई चीज इन नियमों को तोड़कर एक झटके में कांस्टेंट रफ्तार से चलती और रुकती है तो दिमाग उसे सबकॉन्शियस लेवल पर रिजेक्ट कर देता है। तो एक सटल ईजिंग कर्व यूज करने से ऑब्जेक्ट्स में वो नेचुरल और रियलिस्टिक फील आती है जो इंटरफेस को इंट्यूटिव बनाती है ना? बिल्कुल। पर एक शर्त है, पूरे प्रोजेक्ट में एक कंसिस्टेंट ईजिंग स्टाइल होना चाहिए। अलग अलग स्क्रीन्स पर अलग अलग टाइमिंग रूल्स लगाने से इंटरफेस की आइडेंटिटी खराब होती है। और डेप्थ के बारे में चर्चा करना और भी जरूरी हो जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ बाउंस इफेक्ट से है ना? हाँ, बाउंस इफेक्ट और पैरेलैक्स स्क्रोलिंग यूआई में बिल्कुल यही फिजिक्स वाला जादू करते हैं। बाउंस इफेक्ट वही रबर बैंड जैसा फील है जिसे सबसे पहले स्मार्टफोन्स ने पॉपुलर बनाया था। सही कहा। जब किसी लंबी लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए अंत तक पहुंचा जाता है और मजीद नीचे खींचने की कोशिश की जाती है तो लिस्ट थोड़ी सी स्ट्रेच होती है और फिर वापस अपनी जगह पर बाउंस करती है। ये यूजर को बिना पढ़े ये बता देता है कि लिस्ट यहीं खत्म हो गई है। ये इलास्टिसिटी दिमाग को एक साइकोलॉजिकल सिग्नल देती है, पर इसको डिजाइन करने के पीछे एक बहुत सख्त मैथमेटिकल रूल होता है जिसे 80-20 रूल कहते हैं। हाँ, और ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स समझाता है कि बाउंस एनिमेशन में ऑब्जेक्ट को अपनी लिमिट क्रॉस करने में टोटल टाइम का 80% समय लगना चाहिए और वापस अपनी असल स्टेट में आने में बाकी का 20% समय। और उसकी डिस्टेंस का भी तो एक रूल है ना? बिल्कुल। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल स्टेट से 20% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आदर्श स्थिति में ये एक्सीडिंग वैल्यू 10 से 20% के बीच होनी चाहिए। ये नंबर्स इतने सख्त इसीलिए हैं क्योंकि अगर बाउंस इफेक्ट लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो वो
रबर बैंड टूटने जैसा महसूस होता है। हाँ, जैसे 100 पिक्सल की जगह पर किसी चीज को आना है और वो बाउंस होके 150 पिक्सल्स तक चली जाए और वापस आए तो वो स्मूथ नहीं बल्कि जंपी और बेहद अननेचुरल लगती है। सही कहा। इलास्टिसिटी के साथ साथ रियल वर्ल्ड फिजिक्स का दूसरा हिस्सा 3D डेप्थ है, जिसे पैरेलैक्स स्क्रॉलिंग के जरिए 2D स्क्रीन पर उतारा जाता है। इसे समझने के लिए एक चलती हुई ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने का अनुभव सबसे सटीक है मेरे ख्याल से। वाह, क्या एनालॉजी है। जब ट्रेन तेजी से चलती है तो ट्रैक के पास वाले पेड़ या खंगे एकदम से पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो पास हैं, लेकिन होराइजन पर दिखने वाले पहाड़ या बादल लगता है जैसे ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, बहुत धीमी गति से। विजुअल परसेप्शन में इसको मोशन पैरेलैक्स कहते हैं और यही कॉन्सेप्ट पैरेलैक्स स्क्रॉलिंग की बुनियाद है। दिमाग इस स्पीड के अंतर को देखकर ये समझ जाता है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर। तो यूआई में इस डेप्थ का इल्यूजन बनाने के लिए सोर्स कहता है कि बैकग्राउंड को हमेशा फोरग्राउंड के मुकाबले धीमे मूव कराना चाहिए, है ना? हाँ, और इस इफेक्ट को कामयाबी से लागू करने के लिए कम से कम 3 लेयर्स का होना जरूरी है। एक डीप बैकग्राउंड, एक मिडिल लेयर और एक फोरग्राउंड। जब ये तीनों अलग अलग स्पीड पर स्क्रॉल होती हैं तो फ्लैट स्क्रीन पर एक गहरी 3D स्पेस बन जाती है। लैंडिंग पेजेस पर यह इफेक्ट बहुत प्रीमियम लगता है। पर एक बात और, इस पैरेलैक्स इफेक्ट में एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्पीड ब्रेकर भी तो है। सोर्स सख्ती से एडवाइस करता है कि इस इफेक्ट को दोनों एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर एक ही वक्त पर यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी वार्निंग है। अगर ऊपर स्क्रॉल करने पर चीजें अलग स्पीड पर जा रही हैं और उसी का कोई एलिमेंट लेफ्ट टू राइट भी अलग स्पीड पर जा रहा है तो दिमाग की सेंसरी प्रोसेसिंग उलझ जाती है। इसे आम भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है। यही कारण है कि इस इफेक्ट को पूरे इंटरफेस पर छिड़कने के बजाय सिर्फ उन खास जगहों पर लगाना चाहिए जहां ये कोई कहानी बताए या डेप्थ की सच में जरूरत हो। बिल्कुल ठीक है। अब फिजिक्स और विजुअल इल्यूजन के इन बड़े कॉन्सेप्ट्स के बाद एनिमेशन का एक बिल्कुल अलग पहलू सामने आता है जिसे हम फंक्शनल एनिमेशन कहते हैं। फंक्शनल एनिमेशन यानी जो प्रैक्टिकल काम आए। हाँ, ये वो एनिमेशन है जिसका पहला और आखिरी मकसद यूजर की साइकोलॉजिकल स्टेट, खासकर उनकी एंजाइटी को मैनेज करना है। जब यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है और सिस्टम डेटा प्रोसेस करने में समय लगाता है तो यूजर को थोड़ी घबराहट होती है। उन्हें लगता है कि ऐप फ्रीज तो नहीं हो गया। हाँ, ये मेरे साथ बहुत होता है। और तभी प्रोग्रेस बार्स काम आते हैं। प्रोग्रेस बार्स इसी खाली वक्त को भरते हैं और यूजर को बताते हैं कि काम चल रहा है भाई, रुक जाओ। सही बात है। एक सही प्रोग्रेस बार डिजाइन में कम से कम 3 मुख्य स्टेट्स का होना जरूरी है। एम्प्टी यानी बिल्कुल खाली, हाफ फिल्ड यानी आधा भरा हुआ जो प्रोग्रेस दिखाए, और फुल यानी पूरा भरा हुआ। प्रोग्रेस बार का दिमाग पर असर कमाल का होता है। वैसे एक रुकी भी लोडिंग स्क्रीन पर 10 सेकंड रुकना 1 मिनट जैसा लगता है, जबकि वही 10 सेकंड अगर किसी बार को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखकर बिताए जाए तो वक्त जल्दी गुजरता महसूस होता है। टाइम परसेप्शन का यही खेल है। और इस मटेरियल में फुल प्रोग्रेस बार के बारे में एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच भी दी गई है जो मुझे बड़ा मस्त लगा। जब बार 100% पर पहुंच जाए तो उसे अचानक स्क्रीन से हटाने के बजाय उस पूरे बार को ही स्मूथली एनिमेट करके एक कंटिन्यू बटन में बदल दिया जाना चाहिए। ये सच में एक बेहद स्मार्ट अप्रोच है। ये इंटरफेस को न सिर्फ क्लीन रखता है बल्कि यूजर की नजर को वहां से हटने नहीं देता जहां आगे क्लिक करना है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सीमलेस फ्लो बनाए रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। पर क्या हर जगह प्रोग्रेस बार ठीक है? नहीं, यही कैच है। सभी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का टाइम पहले से तय नहीं होता। अगर किसी ऐसी चीज की लोडिंग चल रही है जिसका समय नेटवर्क कनेक्शन पर निर्भर करता है और प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वहां प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल गलत है। ओह, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सिंपल स्पिनिंग व्हील यानी स्पिनर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पिनर यूजर को यह बताता है कि सिस्टम काम कर रहा है, पर वो झूठा एस्टिमेट नहीं देता कि काम कितनी देर में खत्म होगा। इससे यूजर के एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच बैलेंस बना रहता है। अच्छा, यानी वेट करने के लिए प्रोग्रेस बार और स्पिनर हो गए। ये तो समय के गुजरने का एहसास दिलाते हैं। वहीं नेविगेशन लॉजिक जगह या दिशा का एहसास दिलाता है। मोबाइल ऐप्स में जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाया जाता है तो उस ट्रांजिशन को फिजिकल दुनिया की स्पेस को इमिटेट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। दिमाग किसी भी डिजिटल ऐप में एक स्पेशल मैप या नक्शा बना लेता है।
अगर एक इंटरफेस में बैक आने का एरो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर पॉइंट कर रहा है तो दिमाग ये मानकर चलता है कि पिछली स्क्रीन लेफ्ट की तरफ रखी हुई है। तो इसलिए जब बैक एरो प्रेस हो तो नई स्क्रीन लेफ्ट से स्लाइड होती हुई आनी चाहिए। राइट। एग्जैक्टली। ये दिशा का नक्शा अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो ऐप यूज करना आदत बन जाता है। अगर नेविगेशन लॉजिक को तोड़ दिया जाए, जैसे बैक बटन प्रेस करने पर स्क्रीन लेफ्ट से आने के बजाय अचानक ऊपर से गिरने लगे या बीच से बड़ी होकर सामने आए, तो यूजर का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। और इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से यूजर ऐप में खो जाता है। सोर्स इस बात पर सख्त वार्निंग देता है कि नेविगेशन एनिमेशंस में लॉजिक और प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल दुनिया में फिजिकल दुनिया की दिशाओं का नियम लागू करके ही उस नेविगेशन को आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही समझे आप। अब बड़े स्क्रीन ट्रांजिशंस और बाउंस इफेक्ट्स के बाद आइए इंटरफेस के सबसे छोटे हिस्से की बात करें। इन्हें माइक्रो इंटरैक्शंस कहा जाता है। माइक्रो इंटरैक्शंस मतलब वो छोटी छोटी डिटेल्स जो किसी डिजिटल प्रोडक्ट को एक साधारण सॉफ्टवेयर से एक प्रीमियम अनुभव में बदल देती हैं। सही बात है। माइक्रो इंटरैक्शंस का मुख्य काम किसी एक्शन के बाद इंस्टेंट फीडबैक देना होता है। इन्हें स्टेट 0 से स्टेट 1 में बदलाव के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे स्टेट 0 का मतलब है एक्शन से पहले की शांति और स्टेट 1 का मतलब है एक्शन पूरा होने के बाद का रिजल्ट। जैसे टॉगल स्विच वाला एग्जाम्पल है ना। हाँ। जब किसी सेटिंग्स पैनल में किसी फीचर को ऑन किया जाता है तो सिर्फ उसका कलर ग्रे से ब्राइट ग्रीन नहीं होता, वो छोटा सा नॉब फिजिकली लेफ्ट से स्लाइड होकर राइट की तरफ जाता है। ये छोटी सी स्लाइड यूजर के दिमाग में डोपामिन हिट पैदा करती है। सच में। हाँ, और एक और क्लासिक उदाहरण फ्लोटिंग एक्शन बटन का है, जहाँ एक प्लस आइकन को टैप करने पर वो घूमता है और उसका आकार बदलकर एक एक्स यानी क्लोज बटन बन जाता है। ये स्क्रीन की जगह भी बचाता है और यूजर को क्लियर कॉन्टेक्स्ट भी देता है। और कॉन्टेक्स्ट के अलावा ये एलिमेंट्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के वजन का इल्यूजन भी देते हैं। मटेरियल डिज़ाइन की फिलॉसफी में इसका एक बहुत प्रचलित उदाहरण मिलता है। जब किसी ऐप में प्रोडक्ट कार्ड पर हवर किया जाता है या उसे टच किया जाता है तो वो कार्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और शैडो गहरी हो जाती है। ये छोटा सा माइक्रो इंटरेक्शन बताता है कि कार्ड बाकी स्क्रीन से थोड़ा ऊपर उठ गया है और अब यूजर के हाथ में है। लेकिन यह नए डिजाइनर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप? वो कैसा ट्रैप? उस ट्रैप से बचने के लिए ही सोर्स एक गोल्डन रूल तय करता है। माइक्रो इंटरैक्शन सिर्फ उन यूआई एलिमेंट्स पर यूज होने चाहिए जो एक्शनेबल हों, यानी जिन पर क्लिक, टैप या स्वाइप किया जा सके। बटन्स, स्विचेस, फॉर्म्स या प्रोडक्ट कार्ड्स पर इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। तो यानी अगर स्टैटिक टेक्स्ट या हेडिंग्स पर माइक्रो इंटरैक्शंस लगा दिए जाएं तो क्या होगा? तो यूजर्स बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये टेक्स्ट क्लिकेबल है, वो उस पर टैप करते हैं और जब कुछ नहीं होता तो इंटरफेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इंटरैक्टिव एनिमेशन और नॉन इंटरैक्टिव डिजाइन के बीच की लाइन हमेशा साफ होनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी एडवाइस है। अगर इन सभी अलग अलग पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो चैप्टर 20 का सार बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एनिमेशन को सिर्फ एक मेकअप या इंटरफेस को सुंदर बनाने वाले टूल के रूप में नहीं देखा जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। चाहे वो टाइमिंग और ईजिंग कर्व के जरिए डिजिटल मूवमेंट को नेचुरल फील देना हो, 80-20 रूल के बाउंस से इलास्टिसिटी बतानी हो या पैरालैक्स लेयर्स से 2D स्क्रीन में डेप्थ डालनी हो। सही कहा। और जब बात यूजर की एंजाइटी और साइकोलॉजी की आती है तो प्रोग्रेस बार्स, नेविगेशन लॉजिक और माइक्रो इंटरैक्शंस उनका हाथ पकड़कर उन्हें डिजिटल रास्ते पर बिना डर के चलना सिखाते हैं। हर एक फ्रेम का अपना एक मकसद होता है जो उपयोगकर्ता के एहसास को बेहतर बनाता है। ये पूरी चर्चा प्रमाणित करती है कि डिजाइन में एनिमेशन साइंस और आर्ट का मिश्रण है। इसे इफेक्टिवली लागू करने के लिए डिजाइनर को एक इंसान की तरह सोचना पड़ता है, मशीन की तरह नहीं। इंसानी दिमाग किस स्पीड, किस दिशा और किस लॉजिक पर भरोसा करता है, उन्हीं नियमों को कोड के माध्यम से उतारना ही असली एनिमेशन है। एक बिल्कुल नए और थोड़े अनजान विचार के साथ इस डीप डाइव का अंत करना रोचक रहेगा मुझे लगता है। सोर्स मटेरियल इशारा करता है कि माइक्रो इंटरैक्शंस और एनिमेशन के क्षेत्र में अभी बेहिसाब इनोवेशन होना बाकी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां यूआई एनिमेशंस स्टैटिक रूल्स पर नहीं बल्कि यूजर के वर्तमान इमोशंस पर आधारित होंगे। वाह, ये तो एक अलग ही लेवल की बात हो गई। हाँ ना? मान लीजिए किसी स्मार्टफोन के सेंसर्स और टाइपिंग स्पीड ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि यूजर गुस्से में है या स्ट्रेस में है
और बहुत जल्दी जल्दी टैप कर रहा है। ऐसे में इंटरफेस अपने आप एनिमेशंस को थोड़ा धीमा और स्मूथ कर दे ताकि सबकॉन्शियस लेवल पर उस यूजर को शांत किया जा सके। या शायद अर्जेंसी के वक्त यूआई अपनी स्पीड बढ़ाकर यूजर के मकसद को तेजी से पूरा करे। सेंसर्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन नए डिजाइनर्स के सामने एक पूरा नया आसमान खोल देता है। ये सच में एक ऐसी दिशा है जहां आने वाले वक्त में डिजाइन पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। अंत में एक बार फिर उन सभी की जानकारी के लिए जो इस विषय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इस डीप डाइव की सारी एनालिसिस डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम की किताब से आई है। डिजाइन यूजर इंटरफेस अच्छी किताब है, जरूर पढ़ें। हाँ, इस किताब का लिंक https://hypeforacademy.gumroad.coulu बुक है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस बुक लिंक के QR कोड को स्कैन करके किताब खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे ही इन डेप्थ टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और करियर बिल्डिंग कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें। एनिमेशन के इन नए आयामों को सीखने और अप्लाई करने का ये सफर चलते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे।